हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। जैसे जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पर आप एक पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। जो ये चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं वही चीज़ सेम रहेगा थेल्स प्रमेय, लेकिन अंतर क्या है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे किसके बेस पे? सर्वांग समता के बेस पे। ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे आप लोग क्लास 9th में जो भी पढ़े हैं त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़े हैं। ओके, और उसके बाद जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे समरूपता। तो हमको ये समझना है कि जो हम सर्वांग समता के बेस पर पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ओके, जैसे मध्य बिंदु प्रमेय तो हर जगह लागू होगा, चाहे सर्वांग समता रहे चाहे समरूपता रहे। लेकिन जब समरूपता की बात होती है तो थेल्स नामक एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, वो अपना दिए थे प्रमेय, वहीं से जो है इसको हम बोल देते हैं थेल्स प्रमेय। और यहाँ पर जो सर्वांग समता के बेस पर है सिंपल मध्य बिंदु प्रमेय, यानी इसका तात्पर्य यही हुआ कि भाई कोई एक लाइन है उसका हम मध्य बिंदु ले लें, कोई दूसरा लाइन है मध्य बिंदु ले लें। अभी आप आसानी से मैं समझा दे रहा हूँ, समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ इस चीज को लिए। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस ये, जब क्लास 10th में आप समरूपता वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर थेल्स नामक गणितज्ञ दे दिए थे अपना प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय हम लोग उसे बोलते हैं। होता यही है, जो चीज ये लिखे हैं वही चीज हम वहां पे लिखेंगे। जब किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ओके, तो हम लोग जो थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं ये चीज होता है आपको मध्य बिंदु प्रमेय। पहला प्रमेय हुआ, पहला प्रमेय यानी प्रमेय 8.8। 7 प्रमेय तक हम लोग एकदम अच्छी प्रकार से डिटेल में सब कुछ सीख चुके हैं। तो 8वां प्रमेय ये है। लेकिन जो हम थेल्स प्रमेय की बात कर रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी त्रिभुज की अभी देखिए यही चीज निकलेगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भुजा है ए बी सी, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींचे। फिर से सुनिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा इन दोनों को, इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे आपको फिर बता दें, जब आप सर्वांग समता की बात करते हैं तो सर्वांग समता में एकदम अगर लेंथ है तो लेंथ सेम रहना चाहिए। ओके, तभी जाकर सर्वांग समता होगा। लेकिन समरूपता में ऐसी नहीं है। क्यों भाई? एक गेंद इतना बड़ा है, एक गेंद इतना बड़ा है, ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये पहले लेक्चर में हमने बताया था त्रिभुज के। भाई कोई इतना बड़ा गेंद है, इतना बड़ा गेंद है, ये दोनों सर्वांग सम है। समरूप तो होगा ही लेकिन ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों का सेम है। इसीलिए यहाँ पर हम दोनों का अनुपात निकालते हैं। ओके, अनुपात इसका सेम आ जाता है तो वो होता है थेल्स प्रमेय। आप लोग घबराइए नहीं, डिटेल में समझाएंगे, क्लास 10th में होगा तब। वैसे भी एक बार समझाएं, अगर देखना होगा तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। एक प्रमेय ये होता है। उसके बाद हम इसी के जस्ट आगे इसका अपोजिट वाला एक प्रमेय उसको भी पढ़ लेंगे। यहीं पर 2 ही प्रमेय है, उसके बाद 6 से 8 क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल 6 प्रश्नावली में 8 क्वेश्चन है। कोशिश रहेगा कि 2 लेक्चर में खत्म कर दें। देखिए यहाँ पर हम सिंपल काम ये देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो, पहले इसको तो हम सिद्ध करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे? हम सिद्ध करेंगे। ओके, सिद्ध करेंगे हम, तभी कुछ होगा। तो सिद्ध हमको करना है अगर, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? कोई सा भी एक ले लेंगे त्रिभुज, कोई सा भी एक क्या खींचेंगे हम? त्रिभुज खींचेंगे। त्रिभुज का नामकरण कर लीजिए ए बी सी। आपको मन करे आप पी क्यू आर भी खींच सकते हैं, जो आपको मन करे। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब देखिए दो भुजा, मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर लिख लिए, ए सी का मध्य बिंदु यहाँ लिख लिए। ओके, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सीधा है ना? हाँ, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। अब ये जो हमने रेखा खींचा, ए बी सी था, डी ई।
अब ये जो रेखा खींचा इसके समानांतर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं सिंपल बता देता हूँ कि आपको अगर कभी भी ये चीज प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो आप सिंपल किसी भी प्रकार से एक कोई भी चीज एक बनाइए, रचना कीजिए, लेकिन उस रचना को आप बाद में जाकर ये वेरीफाई कर दीजिए कि ये चीज जो है ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। अपने आप यहाँ से जो चीज आप प्रूव करना चाहते हैं वो चीज हो जाएगा। अभी आप नहीं समझे, फिर से समझिए। जैसे मैंने ये बोला कि अगर इस प्रकार से बना, हमको ये सिद्ध करना है कि ये चीज इसके समानांतर है, तो भाई समांतर के लिए समानांतर चतुर्भुज प्रूव कर दीजिए। जैसे ही आप समांतर चतुर्भुज प्रूव किए, अपने आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। ओके, ये चीज कर सकते हैं। आइए अब प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम, जो चीज दिया है, ये चीज तो हमें सिद्ध करना छोड़िए, जो चीज दिया है। अब देखिए दिया है में हम क्या लिखेंगे, जैसे आप डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज है ये चीज कर दिए। लेकिन उससे क्या है, थोड़ा जब हम सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में भी और करने में भी। दिया यहाँ पर क्या चीज है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, तो आप लिख सकते हैं दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC का भुजा AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। ओके, हमें लगता है यहाँ तक कोई भी चीज हम अपने पास से कुछ ना लिखे। जो चीज यहाँ दिया था ABC त्रिभुज है, AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E, ये चीज था, हमने इसको लिख दिया। ओके, फिर हम ये देख रहे हैं कि ये चीज तो था दिया है। अब उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें सिद्ध क्या करना है कि हमको ये देखना है कि भाई जो DE है, DE पैरेलल टू BC। उसके बाद देखिए DE पैरेलल टू BC यानी DE जो है, DE किसके समांतर है, BC के। ओके, तो फिर उसके बाद अब हम रचना में कर सकते हैं। थोड़ा सा रचना हमको करना पड़ेगा। रचना में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझिएगा आप लोग। रचना में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे AB है, अगर आप इस साइड लेकर आते हैं, मान लीजिए आपको जिस तरफ प्रूव करना है, जैसे करना है उसको कीजिए। अब जैसे देखिए AB है, तो आप इसी के समांतर यहां से एक रेखा खींच सकते हैं। ओके, इस प्रकार से एक रचना में इसके समानांतर आप खींच सकते हैं। अगर आपको मन करे आप B पर खींचना चाहते हैं तो AC के समानांतर, तब आपको ऐसे रेखा खींचना पड़ेगा इधर से। तो इसलिए सिंपल काम हम इधर से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या रचना में कि AB के समांतर रेखा C, उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ ABCDE। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया F, ले लिया इसको, इस चीज से हमने इसको मिला दिया। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि AB के समांतर रेखा CF खींचा, AB के समानांतर रेखा CF खींचा। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, सिंपल काम E से F को मिला दिया। E से F को मिला है तभी तो हमको F बिंदु मिला। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि E को F से मिलाया। सिंपल काम देखिए, अभी तक हमने सिंपल काम वही किया है जो चीज इसमें दिया है, कुछ भी अलग से ना किया। जैसे ये चीज दिया था तो हमने यहीं से निकाल दिया कि जो चीज दिया है। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, इसी में दिया है। थोड़ा सा हम रचना में मान सकते हैं कि अलग से किए हैं, लेकिन वो अलग से कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया, अगर आपको इसको समानांतर प्रूव करना है तो सिंपल काम आप समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए थोड़ा सा तो भाई टाइम लगेगा ना। समांतर चतुर्भुज, जैसे ये दोनों रेखाएं, आप जैसे इसको ले रहे थे, ओके, इसको ले रहे थे, ध्यान से समझिएगा मेरे समझाने का तात्पर्य क्या है।
जब मैं इन दोनों को उठा रहा था तो भाई ये दोनों तो समानांतर थे, लेकिन ये दोनों आपस में समांतर नहीं है, तो इसलिए हम समांतर चतुर्भुज प्रूव ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक इसके समांतर रेखा जब लेंगे तो हम यहाँ से इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ए बी के समांतर रेखा सी एफ खींचा, ई को एफ से मिलाया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब इतना चीज हो गया तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसके बाद अपना मेन काम ये रहेगा। मेन काम क्या रहेगा, पहले हम ये प्रूव करें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए उपपत्ति में अगर चले हम उपपत्ति में, तो उपपत्ति में हम देख सकते हैं क्या चीज कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डी ई और ई एफ सी या सी एफ ई, किसी त्रिभुज को लीजिए सी एफ ई से, त्रिभुज सी एफ ई से हमको यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव करना है। क्यों करना है मैं इसको भी बता रहा हूँ। जैसे ही आप सर्वांगसम प्रूव कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव किए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देखिए ये इसके बराबर, जैसे ये चीज इसके बराबर होगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर ये चीज इसके बराबर है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि यहाँ से हम इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये चीज इसके बराबर है। अगर हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया किसी भी प्रकार से तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ का ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो गया, या किसी भी तीनों में से किसी साइड के इक्वल होगा, तो यहाँ से इस चीज अगर मान लीजिए इस साइड के इक्वल है तो ये चीज इसके बराबर हुआ। ओके, मान लीजिए ये चीज इसके बराबर हुआ या इसके बराबर हुआ या इसके बराबर हुआ। अभी जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम देख लेंगे किस चीज के इक्वल हो रहा है। ओके, वैसे अनुमानतः देखा जाए तो क्या चीज होना चाहिए, आप कहेंगे कि अगर ये चीज है तो इतना ये भी रहना चाहिए, ये है तभी तो सर्वांगसम प्रूव होगा, और जितना ये है उतना ये होना चाहिए। इसलिए ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर तभी प्रूव होगा, और ये तो इसके बराबर होगा ही। तो यहाँ से ये चीज यहाँ इक्वल आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज प्रूव करना है ना, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये इक्वल, तो ये जितना पार्ट है उतना पार्ट ये भी होता है। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ADE और ECF में हमको सर्वांग प्रूव करनी है। तो सर्वांग के लिए अब देखिए आपके पास कई तरीके हैं। पहला, भाई यहाँ का जो भी कोण होगा, ध्यान से समझिए, जो भी कोण ये होगा वो कोण ये होगा कि नहीं, आप बोलेंगे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। जब हम शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। ओके, कैसे हुआ ये चीज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण से ये चीज इक्वल हो गया। ओके, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि देखिए साइड का आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि भाई साइड में क्या चीज इक्वल है, आप देखेंगे कि साइड में हमको लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि जो चीज ये है वो चीज ये है, ये साइड में हम इक्वल मान सकते हैं। देखिए जो साइड ये है, यहाँ का साइड, वही साइड ये है, तो आप एक एस को ले सकते हैं, एक एस को आप उठा ही लीजिए। चलिए लिख लीजिए कि AE इक्वल टू EC क्यों है और कैसे है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कौन सा है, E है। ओके, तो यहाँ से अब ये देखिए AE इक्वल टू AC हो गया। अब हमको ध्यान ये देना कि A मिल गया हमको एक एंगल, A मिल गया एक हमको साइड, अब हमको एक चीज और मिल जाए, एंगल मिल जाए। ओके, तो एंगल एक लेने के लिए अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज और जानते होंगे कि किसी भी दो, अगर मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एकांतर अंतःकोण जो भी होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ से ये देखें कि भाई जो कोण ये होगा वो कोण यही होगा, सेम होगा। कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल
ए ई इक्वल टू एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ कैसे हुआ आप यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर अंत कोण। ओके, ये चीज हो गया। अब यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE यानी ट्रायंगल ADE सर्वांग सम किसके CFE के कैसे हुआ आप लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता की कसौटी से। सिंपल काम देखिए बहुत ही आसान था, हमने सिंपल ये देखा, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो भी चीज था ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जैसे ही हमने सर्वांगसम प्रूव किया, अब यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अब देखिए क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसको समझिए, इतने में हम निष्कर्ष निकाल देंगे। ओके, तो अब यहाँ से आपको समझना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे जब हमने इस त्रिभुज यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को आपस में हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम उसके बाद से ये देख रहे हैं कि जितना साइड ए है, देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, जितना साइड BD है उतना ही AD है, जितना BD है उतना ही AD है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जितना AD है उतना ही हमको क्या मिलेगा भाई, CF मिलेगा, जितना AD है उतना ही CF मिलेगा। ओके, तो हम ये बोलते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज जब हमने पढ़ा था तो सिंपल चीज लगभग ऐसे ही पढ़ा था, कुछ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही पढ़ा था, जिसमें ये दोनों आपस में दोनों का जो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये आपस में पैरेलल होते हैं यानी समांतर होते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल एक अनुमान तो निकाल सकते हैं कि पैरेलल तो होते हैं लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ये इसके। तो यहाँ से हमने सिंपल निष्कर्ष ये निकाल दिया कि भाई जो BD है वो CF के इक्वल है। तो एक कंडीशन यहाँ से मिल गया, आप बोलेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ध्यान से समझिएगा, ये जितना BD है उतना ही EF है, जितना BD है, जितना DE है, सॉरी BD लेंगे तो BD बाद में अभी बता रहे हैं क्यों इक्वल हो जाएगा, सुनिए। DE जो है, देखिए जितना DE है उतना होता है EF। ओके, यहाँ से जितना ये है उतना ये आ गया। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब हम इस चीज को निकालते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि जब हम इस चीज को निकालते हैं तो हम ये देखते हैं, अब निष्कर्ष से आगे आप डायरेक्टली देखेंगे लिखा है कि BC जो होता है, BC वो किसके बराबर होता है, जो DE होता है। ओके, जो DE होता है यानी जो ये होता है या तो ये, इन दोनों में से कोई भी किसी भी एक को उठा लें तो हमेशा जो है बड़ी वाली भुजा का आधा होता है, BC/2 होगा। अगर ये चीज तो दिया ही है, उसके बाद ये भी चीज अगर आधा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये साइड तो आपस में थे इक्वल, उसके बाद ये साइड और ये साइड आपस में हो गए इक्वल, तो इसलिए। और उसके बाद एक कंडीशन क्या फुलफिल था, एक कंडीशन और कोई था कि BD जो है पैरेलल टू है CF, BD पैरेलल टू CF। ओके, BD पैरेलल टू CF। अब अगर इतना चीज हमको मिल गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अतः DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, जब ये दोनों निष्कर्ष निकला, ये देखिए ये पहला निष्कर्ष है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरा यहाँ से हम निष्कर्ष निकालें, दोनों निष्कर्ष से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः BD या BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो डायरेक्टली DE जो होगा वो पैरेलल टू होगा किसके, BC के। ठीक, ये चीज था आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न क्या, ये एक थ्योरम था। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम उसके बाद चलते हैं एक दूसरे प्रमेय पर। दूसरे प्रमेय को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमेय 8.9 जो कि इस चैप्टर का जो चतुर्भुज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके,
तो यहाँ पर इसका जो है हम ये देख रहे हैं कि ये लास्ट पर में है, पर में 8.9। ये पर में जो है जस्ट हमने जो पढ़ा है उसी का अपोजिट है। जैसे हमने जो पढ़ा वो पर में क्या था कि एक त्रिभुज है, किसी दो साइड के मध्य बिंदु को मिला दें तो तीसरे के पैरेलल हो जाएगा। ओके, लेकिन ये पर में क्या है, ये पर में ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कोई सा भी एक त्रिभुज ले लें, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि इसका पर में प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं बताने का है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई त्रिभुज है एक भुजा के मध्य बिंदु, ओके, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए कोई दूसरी भुजा ये ले लें हम या ये ले लें, तो दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींच देते हैं तो तीसरे को भी वो आपस में क्या चीज करेगा, तीसरे भुजा को भी समद्विभाजित करता है, तीसरे भुजा को भी समद्विभाजित करता है या करती है। यही आपका है पर में 8.9। सिंपल पर में है, सिंपल पर में क्या है कि भाई कोई एक त्रिभुज है, एक भुजा का अगर मान लीजिए मध्य बिंदु ले ले, दूसरे का हम दूसरे के समांतर रेखा खींचे तो तीसरे को भी आपस में इक्वल कर देगा। ओके, यानी समान भागों में बांटता है या तो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है समान दो बराबर भागों में बांटना। ओके, ये था आपका पर में। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। ओके, तो इसके बाद इसको हम थोड़ा सा करते हैं इरेज, डायरेक्टली चलते हैं प्रश्नों पर। प्रूफ इसका दिया नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ, ये नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है बहुत आसान। लेकिन आपको इस चीज जैसे जितना प्रूफ मैं बता चुका हूँ बहुत सफिशियंट है, लगभग 8-9 प्रूफ में से 7-8 तो हो ही गया है। इक्का दुक्का प्रूफ यही छोड़े हैं जो हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा सा अगर ट्राई करें तो कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं किस पर, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 6 और 7 पे। तो पहले हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 पर। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, उदाहरण नंबर 6 में कुछ हमको लिखना ही ना है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे उदाहरण 6 नंबर क्या है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न हम डायग्राम बना देते हैं और आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए सिंपल काम, कोई भी एक त्रिभुज ABC है, ABC है। ओके, सवाल ये है कि त्रिभुज ABC में DEF यानी देखिए DEF। अब प्रश्न को सुनिए, प्रश्न हो गया खत्म। त्रिभुज ABC में DEF क्रम से AB, BC और AC का मध्य बिंदु है। ओके, सिंपल नाम क्या है कि भाई AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E, AC का मध्य बिंदु F है। ओके, फिर बोल रहा है कि आकृति देख लीजिए, दर्शाइए कि बिंदुओं DEF को मिलाने वाला त्रिभुज, DEF को मिलाने पर, ओके, जैसे हम इसको मिला रहे हैं तो त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। हमको यही देखना है, सिंपल काम कि भाई जब हम एक त्रिभुज ABC था, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु से हमने मिला दिया। अगर देखिए AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E, AC का मध्य बिंदु F, जब हम इस त्रिभुज को मिला रहे हैं तो हमको ये देखना है कि ये जो है आपस में ABC को 4 इक्वल बराबर भागों में 4 त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। समझना ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 1 2 3 4 हमको मिल रहा है। ओके, तो हमको क्या समझना है, सिंपल काम, जो चीज आप अभी पीछे पढ़े हैं, नामकरण मत कीजिए, जो चीज आप पीछे पढ़े हैं वही चीज आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है इसको समझना है आपको। देखिए हम ये देखेंगे डायरेक्टली कि जो चीज दिया है, थोड़ा सा छाप लेते हैं, जो चीज दिया है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, बढ़िया है। जो चीज दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। तो आप एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई एफ क्रमशः देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अगर मान लीजिए दूसरे लैंग्वेज में लिखने आ रहा है, आप सक्षम हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल काम हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई एफ क्रमशः है, तो आप दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो वही चीज हम सिंपल में लिख रहे हैं कि डी ई एफ क्रमशः ए बी, बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ओके, सिंपल देखिए अभी तक हमने जो चीज याद दिया उसी से लिखे है। अब उसके बाद हमको दिया है, हो गया, अब हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे हम इस चीज को मिला रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी 4 समान बराबर भागों में विभाजित होता है या करता है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो अभी आप इस चीज को जो प्रूव करना है हमको अभी के लिए ना लिखिए। क्यों? क्योंकि अभी जब आगे देखेंगे तो आपको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी एफ, उसके बाद बी डी ई, फिर डी ई एफ, फिर एफ ई सी, चारों त्रिभुज जो है आपस में समान है, ये चीज प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ना लिखें, या तो आप हिंदी में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी 4 बराबर भागों में बट गया। ओके, त्रिभुज ए बी सी 4 समान त्रिभुजों में विभाजित होता है। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी 4 समान त्रिभुजों में विभाजित है। ओके, हमको ये भी प्रूव करना है। अब उसके बाद हमको ये देख रहा है कि भाई रचना हम कुछ कर रहे हैं, रचना नहीं कर रहे हैं, हम उपपत्ति में अब डायरेक्ट चलते हैं कि भाई किस सबूत को लेकर हम आगे बढ़े। उपपत्ति का तात्पर्य ही यही होता है। तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, जैसे हमको समझना ये, हम ये देख रहे हैं कि भाई पहले देखिए, पहली बात तो आप एकदम ध्यान से समझिएगा कि किस त्रिभुज को हम कहाँ से कहाँ चीज ले रहे हैं, नहीं तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं मानूं ए बी और ए सी को लूँ, अगर मैं ए बी और ए सी को लूँ, हमको चूंकि सीधा दिख रहा है, आपको भी सीधा दिख रहा है, ए बी और ए सी को अगर मैं लूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि चूंकि डी एवं एफ, ओके, डी एवं एफ ए बी तथा क्रमशः लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा एक लाइन, क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ओके, आया समझ में? आप किसी भी दो को उठा लीजिए, आप डी और ई को उठा लें, ई और एफ को उठा लें, सबको लेना पड़ेगा क्योंकि 4 सिद्ध करना है। तो आप सिंपल जो सीधा है पहले उसको लिखिए। यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई अगर ये चीज ए बी का मध्य बिंदु है, ये चीज इसका मध्य बिंदु है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई जो डी एफ होगा, डी एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? बी सी के। जो डी एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? बी सी के। ठीक, सिंपल काम क्या किया भाई, एक जगह डी को लिया, एक जगह एफ को लिया, दोनों को आपस में मिला दिया। जैसे ही दोनों को आपस में मिलाए तो हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर लग गया क्या चीज, अभी थ्योरम जो पीछे पड़े हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज कि परमे से मध्य बिंदु को परमे लिख सकते हैं, परमे से। तो यहाँ से ये चीज हमको मिल गया कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। सिमिलरली यानी इसी प्रकार आप इसी प्रकार क्या देख सकते हैं भाई, देखिए डी एफ पैरेलल टू था किसके? बी सी के।
डी एफ पैरेलल था बी सी के, यानी अगर हम इस त्रिभुज को इस तरह से ले रहे हैं तो छोटका भुजा अपान बड़का भुजा, ये चीज था। उसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज को मैं इधर से लूं, ध्यान से समझिएगा, तो इधर से मैं बढ़ रहा हूं तो छोटा वाला त्रिभुज रेखा डी ई पैरेलल टू ए सी, एवं भाई अगर मैं इसी त्रिभुज को इधर से जाऊं तो छोटा वाला हो गया ई एफ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। सिंपल काम क्या किया। इसी प्रकार से आपको अगर ना विश्वास हो रहा है कोई बात नहीं, डी एवं ई को लीजिए तो ई डी और ये चीज आपस में क्या चीज होगा, समांतर होगा। ठीक, तो ये दोनों हो गया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, हमको समांतर मिल गया। ठीक है, जैसे ही समांतर मिला तो हमको ये भी पता होता है कि ये आपस में समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उसके बाद जैसे ये चीज मिला डी एफ पैरेलल टू बी सी मिला, तो ये बताइए अगर डी एफ, ध्यान दीजिएगा, डी एफ पैरेलल टू बी सी मिल गया हमको, डी एफ पैरेलल टू बी सी मिला, तो आपको कौन सा चतुर्भुज मिलेगा, आपको कौन सा समानांतर चतुर्भुज मिलेगा। तो आप कहेंगे अगर हम डी एफ पैरेलल टू बी सी खींचे पर में से तो हमको ये मिल रहा है कि भाई बी डी, नहीं इधर से लेते हैं, डी बी ई एफ, हमको एक चतुर्भुज मिल रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख दिए, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, समांतर चतुर्भुज डी बी एफ मिला, डी बी एफ मिला। ओके, सिंपल। यहां तक आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ यहीं बस थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 32 मिनट की वीडियो, यहीं पर थोड़ा सा समस्या था। आपको समझना ये था कि भाई जैसे ही हम इस चीज को खींचते हैं हमको तुरंत समांतर चतुर्भुज मिलता है। तो आप इस लाइन को नीचे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को नीचे भी लिख सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा हो जाएगा सिस्टमेटिक। ओके, तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, तो देखिए जैसे इतना चीज मिला, तो अब यहां से हमको क्या मिल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज डी बी एफ, जब इतना लिख दिए, अगर इसको ऊपर लिखते हैं तो ठीक है, अगर मैं नीचे लिखता हूं तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। डी बी ई एफ इसके लिए मिला, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर मैं ये चीज ले रहा हूं, देखिए डी ई पैरेलल टू ए सी, तो हम कहेंगे कि ए डी ई एफ मिलेगा, ए डी ई एफ मिलेगा। इसी प्रकार से ई एफ पैरेलल टू ए बी लेते हैं अगर, तो हम ये देख रहे हैं ई एफ पैरेलल टू ए सी, तो हमको ए डी ई एफ मिलेगा, ए डी ई एफ तो लिख दिए, ए डी, जैसे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, जब हम ई एफ पैरेलल टू ए बी को लेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में हैं समानांतर, ये दोनों हैं आपस में समांतर। उसके बाद हम समांतर इसको ले सकते हैं। ओके, तो बी डी बी ई एफ, डी बी ई एफ पहले से लिए हैं, फिर अगर मैं इसको ले रहा हूं इधर से तो ए डी ई एफ, यानी मैं डी एफ पैरेलल टू बी सी में कहा गया, बी सी डी एफ। जब इस चीज को मैं पैरेलल लूंगा तो देखिए हमको कौन सा चतुर्भुज मिल रहा है, डी ई सी एफ, डी ई सी एफ। ओके, ये चीज हमको यहां से मिल गया, 3 चतुर्भुज आपको मिल गया। अब उसके बाद अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये समझना है कि चूंकि, हाँ आप लिखिए, देखिए चतुर्भुज किसको, चतुर्भुज बी डी बी ई एफ में, डी बी ई एफ को ध्यान से सुनिएगा, डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, डी बी ई एफ लिखेंगे। डी बी ई एफ में, एफ में डीई, डीई जो है, डीई क्या है, आप लिखेंगे डीई विकर्ण है, डीई विकर्ण है। अगर डीई विकर्ण है, डीई अगर विकर्ण है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहां से
अगर DE विकर्ण है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि त्रिभुज DBE इक्वल टू DEF। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जब एक विकर्ण खींचा जाता है तो दो आपस में दो हम बोल सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए सिंपल काम, अगर मान लीजिए DBEF था तो DBE और DEF त्रिभुज में मिला। उसके बाद सिमिलरली अब सेम प्रकार से इसी प्रकार से लिख सकते हैं क्या चीज, यानी इसी प्रकार या सिमिलरली लिख सकते हैं इसी प्रकार। अगर मैं मान लीजिए DBEF लिया तो दो त्रिभुजों में बटा, उसके बाद DBEF था ADEF। अगर मैं इसको लूं तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि भाई त्रिभुज ADF इक्वल टू DEF ओके। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये चीज मिल गया। अब उसके बाद हम लेते हैं किसको, DECF को। अगर मैं इस चीज को ले रहा हूं तो देखिए इस चतुर्भुज में ये इसका विकर्ण है, इसलिए DEF इक्वल टू ECF। इस प्रकार से हमको इतना चीज यहां से मिल गया। मिला क्या कि भाई DEF जो होता है ये इसके बराबर है, DEF इसके बराबर है, DEF इसके बराबर है। तो हम सिंपल यहां से लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अगर DEF सभी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए DEF किसके बराबर है, त्रिभुज DBE इक्वल टू ADF इक्वल टू DEF इक्वल टू किसके, ECF के। यहां से हम लिख सकते हैं कि चार त्रिभुज, देखिए हमको 1 2 3 4 त्रिभुज वो भी आपस में एकदम सर्वांगसम त्रिभुज हमको मिल गए। सिंपल काम, देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो भी चीज है मध्य बिंदु का परमेय लगा, उसके बाद हमको देख रहे हैं कि एक समानांतर रेखा मिल गया। जैसे ही एक समानांतर रेखा मिला मध्य बिंदु के परमेय से, तुरंत के तुरंत जो भी चीज बनना वहां पर एक चतुर्भुज बनना ही है, वो भी कौन सा, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में जब एक विकर्ण खींचते हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, इसलिए हमने ये चीज को ऐसे कर लिया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, यानी यही प्रूव करना था, इति सिद्धम, यही प्रूव करना था। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 5-6 प्रश्न है पूरे को कर दें, एक एग्जाम्पल बचेगा सभी को कर देंगे, कोशिश रहेगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ देखिए कई दिनों के बाद तो आप लोगों का लेक्चर आया, कोशिश करेंगे कि रेगुलर आए, ठीक है। तो बाय।